काजल, प्रियंका। मैम हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड। और मैम हार्ट के पार्ट्स, मैम किस साइड कौन सा ब्लड बहता है? वेरी गुड। और उसके बाद और गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस प्रियंका। सौरभ, आप मैम बताओगे? हमने हार्ट, सबसे पहले अपने हार्ट के बारे में पढ़ा था। हार्ट में हमने देखा क्या था कि आपका जो राइट हैंड साइड होता है हार्ट का, इट ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है हार्ट का, इट ऑलवेज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमने पढ़ा था, राइट? फिर हम लोगों ने देखा था कि हार्ट के अंदर जो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कहाँ से आ रहा है? आपका लंग्स से आ रहा है। एंड उसको कौन लेके आ रहा है? पुल्मोनरी वेन्स आ रही है। एंड ये पूरा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है थ्रू दी अयोटा, अयोटा के थ्रू, या फिर हम इसको सिर्फ आर्टरी भी बोल सकते हैं। सेम हमारे टिश्यूज से सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास आ रहा है वेन के थ्रू। एंड देन आपका राइट साइड जो है हार्ट का, वो आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो हमको पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, वेन, इन चारों वेसल्स के बीच में डिफरेंस लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ा था। यस मैम उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों को एनसीईआरटी का स्टार्टिंग के 2 पेजेस जो है जिसमें आपका ब्लड लिखा हुआ है, उसकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है कि ब्लड के अंदर कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, उसके अंदर किस किस टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। पढ़ के आए हो सब? यस मैम सब पढ़ के आए हो? तो मेरे को बताओ कितना परसेंट प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड के अंदर? 55%। 55% प्लाज्मा होता है। उसके अंदर कुछ मेजर प्रोटीन्स होता है, 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं। तीनों मेजर प्रोटीन्स का नाम कौन बताएगा? प्लाज्मा के अंदर 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, बताओ। बोल सकते हो आप, सब बोल सकते फिब्रिनोजन, ग्लोबुमिन और फाइब्रिनोज। हो। वेरी गुड। तो क्या ना आज इसमें फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन है? फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन है इसमें? मैम ब्लड क्लॉटिंग का। फाइब्रिनोजन, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है। एंड इसके बाद इसके अंदर एक और आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है? मैम एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एग्जैक्टली, मैम एंटीबॉडी डिफरेंस हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा वी कैन सी कि हम लोगों ने देखा था ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास 3 टाइप के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एंड डब्ल्यूबीसी इसको ल्यूकोसाइट्स, एंड वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कौन सी सेल से बनते हैं? कौन सी सेल के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं? आई थिंक कुछ थ्रोम्बो करके था। थ्रोम्बोसाइट। Yes, मैम ma'am. नेटा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट मैम। ठीक है ना? याद आ गया? जस्ट अ सेकेंड। या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इतना आपको समझ में आया था कि प्लेटलेट्स हम लोगों को क्या था। आरबीसी का कलर कैसा था? आरबीसी का कलर कैसा था हमारे पास? रेड। इसका कलर रेड था। हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, रेड इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड ल्यूकोसाइट का कलर कैसा है? वाइट। वाइट। वेरी गुड। आरबीसी का काउंट कितना है? आरबीसी का काउंट हमारी बॉडी के अंदर 5.2 मिलियन। ये सनश्वा आपकी वॉइस आ रही है। 5 से 5.5 मिलियन। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं हमारी आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है?
120 days मैम. 120 days. 120 डेज. 120. ल्यूकोसाइट्स का काउंट कितना है हमारी बॉडी के अंदर? 6,000 to 8,000. 6,000 to 8,000. 6,000 to 8,000. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाए. ये हमने पूरा कंपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट डेफिनेशन आता है यहाँ पे सीरम का. व्हाट इज सीरम? सीरम का मतलब होता है कि अगर आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर से सारे क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दो तो जो हमारे पास कंपोनेंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट कंपोनेंट विल बी नोन एज सीरम. Serum. ठीक है. एंड हमारे ब्लड के अंदर जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं एक्टिव फॉर्म में होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है? Inactive form में होता है. इनएक्टिव फॉर्म में होता है. लेट सपोज अगर ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो क्या होगा? ये रेहाना आपकी आवाज आ रही है बेटा, आप कुछ बोलो. क्यों ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आपके इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं? कट होने के बाद वो एक्टिव होते हैं और बाद में उधर क्लॉटिंग करते हैं. अगर हमारे नॉर्मल बॉडी के अंदर भी जो ब्लड है उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव फॉर्म है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो जम जाएगा, फ्लोइंग नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह. अगर हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है उस पार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है तब उसके अंदर वो क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड को क्लोट करा देते हैं. क्यों ब्लड क्लोटिंग कराता है? ताकि अगर हमें कोई भी इंजरी हुई है, कहीं पे बॉडी में कोई कट लगा है, वहां से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, इसलिए वहां पे क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग एक एसेंशियल रोल प्ले करता है. Yes ma'am. वेरी. Yes मैम. ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं. आरबीसी के बारे में आप लोगों ने देख लिया. आरबीसी का जो कलर होता है वो आपका रेड कलर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. काउंट कितना होता है इसका? 5 से 5.5 मिलियन या फिर 50 से 55 लाख फ्री ब्लड इन एडल्ट ह्यूमंस. एंड क्रिएटेड कहाँ पे बनता है? आपका बोन मैरो में बनता है. और जब आरबीसी की डेथ हो जाती है तो कहाँ चला जाता है? आपका स्प्लीन में चला जाता है. इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड. व्हाट इज ग्रेवयार्ड? Yes मैम. सब Yes, ma'am. वेरी गुड. ठीक है. फिर इसके बाद आरबीसी का मेजर फंक्शन क्या होता है? आरबी हमने जैसे ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ा है. आरबीसी का फंक्शन क्या है? उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है वो आपकी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा. CO2 के साथ कंबाइन होगा तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा. क्लियर? Yes मैम. आरबीसी के अंदर ही बोलता है कि जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. व्हाई? इवन इसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता है. इसके पीछे रीजन समझ में आया क्यों नहीं होता है? इसका सिर्फ एक फंक्शन है, गैसेस को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. तो वी वांट कि जो आरबीसी का पूरा स्पेस है उस सारे के सारे स्पेस को हम यूज करें सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए. इसलिए हमारे आरबीसी ने अपना न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स सब लॉस्ट कर दी जस्ट बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस रख सके अपने पास. और आरबीसी ने इसीलिए अपनी शेप भी कैसा बाइकॉनकेव शेप उसने अपना बनाया हुआ है. डन. Yes मैम. Yes, ma'am. Ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही. Voice में- मेरी वॉइस नहीं आ रही है. हेलो मैम. Hello ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही.
मैम सभी को नहीं आ रही है। हेलो मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आ भी नहीं रही। हेलो मैम। मैम मैम हेलो, वॉइस नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं है, आ रही है मैम। क्लास में तो मैम भी नहीं है, सर भी नहीं है, क्या बात होगी? नहीं रुक जाओ मैम, रिजाइन कर रहे थे। नेटवर्क इशू है ना इसलिए। हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों मेरी? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, जस्ट कल्पना म्यूट कर लो बेटा। अभी देखो, अभी सही आ रही है ना बिल्कुल वॉइस? मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस विजिबल है। तो जो आई वाज सेइंग कि आपका ये जो आपका रेड बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है? व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन क्या है इसकी? तो मैंने क्या लिखा, लॉन्गेस्ट बोन। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? बैकबोन। फीमर। फीमर मैम। सबसे लॉन्गेस्ट बोन ना फीमर होती है। फीमर। ये जो आपका फीमर बोन है ना, यस मैम। फीमर की बोन के अंदर भी आपका रेड बोन मैरो पाया जाता है। मतलब आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन के अंदर आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। लिख लो इस लाइन को जल्दी से। डन? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम किस पे?
आपके WBCs पे। WBCs को ही हम क्या बोलते हैं? WBCs आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। आप लोगों ने ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, बिकॉज इनका कलर ही कैसा होता है? व्हाइट होता है, मतलब कलरलेस होता है। 6 से 8,000 ये पाया जाता है इनका काउंट। न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनका लाइफ स्पेन 3 से 4 डेज का होता है। आपके WBC दो टाइप के हो सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। अब इन टर्म को समझना, देखो ए का मतलब होता है एब्सेंट। किसी के सामने ए लगा रहता है तो उसका मतलब एब्सेंस होता है ना। तो ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मतलब यहाँ पे जो WBC है ना, वो दो टाइप के, एक वो जिनके सरफेस के ऊपर छोटे 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 दाने, मतलब जिनका सरफेस रफ है बिल्कुल, वो ग्रैनुलोसाइट। जिनके बॉडी के ऊपर ग्रैन्यूल्स है छोटे छोटे, और जिनकी बॉडी पे कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, हम उनको ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे। यस मैम। आगे ना यस सर? मैम। अब इन्हीं को ही हमने आगे अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कैसे? आप ध्यान से देखना। आपका जो WBC है उसके अंदर ग्रैनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स है छोटे छोटे, और एक ए ग्रैनुलोसाइट जिसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैनुलोसाइट आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, याद रखना है इसको। आपको याद रखने की ट्रिक है बेन। होता ना बेन 10 आता है, बच्चे देखते हैं बड़े कार्टून, उससे याद रखना है। और इसको याद रखना है ML से या MLA से याद रख लेना। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट किसके एग्जाम्पल है? ए ग्रैनुलोसाइट के एग्जाम्पल है। और ग्रैन्यूल के बेन। B4 बेसोफिल, E4 इओसाइनोफिल। अब यहाँ पे आपका कुछ परसेंटेज लिखा है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इओसाइनोफिल्स 2 से 3% होते हैं, बेसोफिल्स 0.5 से 1% होते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट 20 से 25% एंड आपके मोनोसाइट 6 से 8%। लिम्फोसाइट्स जो होता है ना बेटा, वो अगेन आपके दो टाइप के होते हैं आगे। लिम्फोसाइट को हम, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट और एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट। तो ये बी और टी का क्या मतलब है? बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, मतलब वो लिम्फोसाइट जिनका फॉर्मेशन आपके कहाँ पे हो रहा है? बोन मैरो। बोन मैरो। Those lymphocytes are known as B lymphocyte and वो lymphocyte जिनका फॉर्मेशन आपका कहाँ हो रहा है? थाइमस में हो रहा है, उनको हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। अब ये थाइमस को डिटेल में, बोन मैरो, थाइमस आप डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 11th का ही सबसे लास्ट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये एक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, थाइमस ग्लैंड। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारी थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता रहता है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बना के रखने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पता है ना हम लोगों को? इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी लाइक डेफिशिएंसीज, डिसीज, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं आपका इम्यून सिस्टम। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अभी तो किसी को कोई वॉइस वगैरह का कोई इशू नहीं आ रहा है ना? नो मैम। नहीं चलो, यहाँ तक हमको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चीज आती है, इन पांचों की पांचों सेल्स का हम लोगों को फंक्शन याद रखना है। इसके ऊपर बच्चों नीट में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप बोलोगे ना इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन गारंटेड इस टॉपिक से आपको मिलने वाला है। 101% क्वेश्चन यहाँ से। तो हमने देखा था सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन थे? न्यूट्रोफिल थे। और सबसे कम अमाउंट में क्या थे हमारे पास? बेसोफिल। तो आपके जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं और आपके मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट दोनों का ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है। इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। डू यू नो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगो मतलब टू ईट ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड अपेक्षा। फैगो का मतलब होता है टू ईट, साइटोसिस मतलब किसी सेल को ईट करना, ईट अ सेल। तो क्या करता है, लेट सपोज आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है। डू यू नो व्हाट इज फॉरेन पार्टिकल? ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, तो ये क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल्स आपके फेगोसाइटिक सेल्स की तरह वर्क करेंगे, जो आपकी बॉडी में बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आया है, पार्टिकल आया, उसको फेगोसाइटोसिस कर जाएंगे, उसको खा जाएंगे, टू ईट। यस मैम। मोनोसाइट दोनों का सेम फंक्शन है, फेगोसिटिक सेल्स है विच डिस्ट्रॉय
foreign organism entering the body. Clear? Yes. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. चलो, फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है ईओसाइनोफिल के बारे में याद रखना है। ईओसाइनोफिल क्या करता है ना, आपकी बॉडी में अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है किसी भी चीज से, आपका उस एलर्जी के अगेंस्ट आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना आ जाए उसको प्रिवेंट करता है। ये आपकी बॉडी में किसी भी बाहर से आने वाले पार्टिकल के अगेंस्ट आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने का काम ये करता है। ठीक है। बेसोफिल का फंक्शन होता है, बेसोफिल अपने अंदर से 3 केमिकल्स रिलीज करता है। तीनों केमिकल्स के नाम आपको याद रखना है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। इन तीनों का फंक्शन होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, मतलब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है? सूजन। किसी भी बॉडी पार्ट में आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद ना आपको फील होता है ना कि वो पार्ट स्वेल अप हो गया है कहीं ना कहीं Yes, से। ma'am. स्वेलिंग क्यों जरूरी होती है? अच्छा मेरे को कोई ये बताएगा। अच्छा आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी चोट लगी तो वहां पे दर्द क्यों होता है? हम लोगों को दर्द क्यों होता है चोट लगने पे? अब एक बच्चे को सोच दर्द तो खुद होना है, कैसा क्वेश्चन है? बताओ, आपकी बॉडी में कोई कट लगा, आपका कोई टिश्यू ब्रेक हुआ तो आपको दर्द क्यों हुआ है? क्या बेटा? रेहाना आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, इको कर रही है। चलो मैं बता देती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास जानवी है, ठीक है। जानवी की अभी हाथ में लग गई है चोट, उसको ना ऐसे वो सब्जी काट रही थी क्लास लेते लेते। अब उसका आधा ध्यान मैम की बातों पे था, आधा ध्यान उसका मम्मी की हेल्प कराने में था। तो उसके हाथ पे लग गया नाइफ, वहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग तो एकदम से रुक जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर्स है, वो उसकी ब्लड को क्लोट करा देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जानवी को पेन होगा, क्यों? क्योंकि जहां पे उसको कट लगा है वहां पे कोई ना कोई टिश्यू ब्रेक हुआ होगा। अब उस टिश्यू को टाइम चाहिए ना अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को वापस से रिपेयर करने के लिए, Yes, ma'am. चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है ना, इसलिए उस पार्ट पे आपका हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा। हिस्टामाइन रिलीज होगा तो हिस्टामाइन क्या करेगा, आपके उस पार्ट में स्वेलिंग कराएगा, वहां पे दर्द कराएगा आपको कि आपको वहां पे पेन हो। अब वहां पे जानवी को पेन होगा उसके फिंगर में, हैंड में, जहां पे भी कट लगा है। तो अगर पेन होगा तो उस पार्ट को कम से कम मूव कराएगी ना जानवी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कम से कम मूव कराएगी। इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से जानवी का जो टिश्यू है उसको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि उस पार्ट को कम मूव करा रही है। अब रेस्ट मिलेगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। होता ना, आपको कहीं चोट लग जाती है, आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, 2 दिन का बेड रेस्ट लिख देते हैं कि आपको रेस्ट करना है। रेस्ट क्यों बोलता है? ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम मिल जाए अपने आप को रिकवर करने के लिए। अगर आप रेस्ट ही नहीं लोगे तो कोई सी इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल रेस्ट कर रहा है प्रॉपर्ली तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। एक इंडिविजुअल रेस्ट नहीं कर रहा है तो उसको 10 दिन लगेंगे ठीक होने में। क्यों? क्योंकि बॉडी को टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है। ऐसे ही Yes, ma'am. फीवर क्यों आता है हम लोगों को? Why do we have fever? 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा ना, Why do we fall ill? हमको फीवर आने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर होगा और बैक्टीरिया किल हो गए। हाँ, वेरी गुड अपेक्षा। क्या होता है ना, अगर आपको फीवर आया तो इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है। और जैसे ही कोई बाहर से पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आता है तो वो पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब लाइक कोई डिसीज कोज करता है, उनको बोलता है पैथोजेंस, है ना। वो अपनी बॉडी, जैसे आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है किसी ना किसी जरूरत के लिए आ रहा है, अपनी किसी नीड को पूरा करने के लिए आ रहा है, तो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। गुड इवनिंग आस्तिक। अपनी आपकी बॉडी में आके मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, अपने अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करने लग जाता है, जिसका सिग्नल आपकी बॉडी को मिल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई बाहर से पार्टिकल आया है और वो आपकी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी ग्लैंड, आपकी ब्रेन में ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हम सबसे एंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। क्यों? ताकि जो बाहर से पार्टिकल आया ना, वो पार्टिकल ग्रो ना कर पाए आपकी बॉडी में अच्छे से।
तो उससे आपको फीवर आएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपको फीवर आएगा। तो फीवर आएगा तो आपको डॉक्टर ये चीज पता लगा लेंगे कि इसको फीवर आया है, इट मीन्स इसकी बॉडी में कोई ना कोई पैथोजन आया है, कोई ना कोई बैक्टीरिया आया होगा। तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है ना जब आपको फीवर आता है, पैरासिटामोल। तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम होता है। और अगर आपको 2 दिन तक फीवर आ रहा है, 2-3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली फीवर आ रहा है, फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप टेस्ट करा लो, ताकि हमको पता चल जाए कि आपकी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कौन सा पैथोजन एंटर हुआ है, फिर हम उसी को किल करने वाली मेडिसिन यूज कर लेंगे। यस मैम। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी होती है, बेसिक सा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो हमको सारी सेल्स क्लियर हुई। लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर है ना, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है, आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई एंटीजन आया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनवाना, वो सब काम लिम्फोसाइट का है। इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे जाके। जितना जरूरी था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास पता है हम लोगों को प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का आप लोगों को काउंट याद रखना है, कितना होता है, 1,50,000 से 3,50,000 होता है। इनका काम भी क्या होता है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग कराने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं, जो कि स्पेशलाइज सेल्स होता है आपके बोन मैरो के अंदर ही, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया है। देन हाँ, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ब्लड ग्रुपिंग। अब मेरे को ये बताओ, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, क्या सबको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी पॉजिटिव है? यस मैम। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप? जस्ट रेज योर हैंड्स। काफी बच्चों का है। चलो लोअर डाउन कर लो सब अपने हैंड्स। मेरे को बताओ कितने बच्चों का यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? ओ पॉजिटिव काफी बच्चों का है। ओ नेगेटिव किसका है? लोअर डाउन करो हैंड्स, ओ नेगेटिव वाले हैंड रेज करो सिर्फ। भागवत का ओ नेगेटिव है, श्रेया ओ नेगेटिव है, काजल ओ नेगेटिव है। यस मैम। चलो अब इन बच्चों को ना देखो, मैं एक अच्छी चीज समझाती हूँ। आप लोगों को पता है कि जैसे किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो लेट सपोज आपकी बॉडी को अगर ब्लड की जरूरत हुई, आपको किसी से ब्लड लेना पड़ा, तो आप किस टाइप का ब्लड ले सकते हो? किस टाइप का ब्लड ले सकते हो आप? बी एंड ओ। बी एंड ओ। वो ले सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आप कौन सा ले सकते हो ब्लड ग्रुप? ए एंड ओ। ए ले सकते हो और ओ ले सकते हो। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है? ए बी एंड ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ए बी भी ले सकता है ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। किसी का ओ पॉजिटिव है तो वही ले मैम सकते हैं। ओनली सिर्फ ओ ओ ही ले नेगेटिव, सकता है। ओ ले ओ सकते, सकता है। तो ये ओ चीज आप नेगेटिव ले सकते हैं। एग्जैक्टली सबको क्लियर है डोनर्स ग्रुप से, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज आती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पॉजिटिव कोई किसी का बी पॉजिटिव है, तो किसी का बी नेगेटिव है, RH फैक्टर। या वेरी गुड, RH फैक्टर यहाँ पे होता है कि आपका जो प्लाज्मा है ना, आरबीसी है, ये आपका आरबीसी शेप कैसी बनाई मैंने यहाँ पे बाई कनकेव? यस मैम। इस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट अगर है, उस प्रोटीन का नाम है क्या? RH प्रोटीन। तो हम बोलेंगे कि आपका कोई भी ब्लड ग्रुप होगा वो बी पॉजिटिव होगा, या ए पॉजिटिव होगा, या ए बी पॉजिटिव होगा, या फिर ओ पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये RH प्रोटीन नहीं है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। और मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के अंदर RH प्रोटीन पाया ही पाया जाता है। क्लियर ये चीज? यस मैम। टोटल हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होता है, वो आप लोगों को पता ही है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे आ जाती है कि हमारे पास ये कैसे पता चलता है कि ए बी या ओ है या फिर ए बी है? ये पता कैसे चलता है?
ये पूछ रहे हो कह रहे हैं ना कि हमें पता कैसे चलेगा हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? यस मैम। बेटा ये आपका ब्लड टेस्ट कराता है ना, तब पता चल जाता है। वही समझा, देखो अभी मैं टेबल समझाऊंगी ना, अभी कुछ कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड टेस्ट कैसे करता है। आप लोगों के अगर स्कूल्स में अगर आपके लैब्स वगैरह होंगे बायो के, तो वहां पे आपको ब्लड टेस्ट करना, मतलब ब्लड ग्रुप निकालना बताया जाएगा। अगर नहीं तो अगर आप एमबीबीएस में जाओगे तो ऑब्वियसली बताया जाएगा। आप किसी भी बैचलर्स डिग्री में मास्टर्स में जाओगे ना बायो के फील्ड में, तो आपको हम ब्लड ग्रुप निकालना बताया जाएगा। खुद का ब्लड ग्रुप टेस्ट करोगे आप, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो कभी भी ब्लड ग्रुप बी, अगर मैंने क्या किया, उसको बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डोनेट कर दिया, तो क्या होगा उसकी बॉडी में? एक्सेप्ट नहीं करेगी उसकी बॉडी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी की प्लाज्मा के अंदर क्या है? एंटीबॉडीज है। किसके? बी ब्लड ग्रुप के। तो अब अगर हमने उसको बी ब्लड ग्रुप दिया और वहां पे उसका एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को किल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी ब्लड ग्रुप बी है, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कौन से पाए जाएंगे? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। इसीलिए आप किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ही नहीं है एक बी के अंदर। तो इसी वजह से हम ए बी ब्लड ग्रुप को, कोई भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है ये, तो वी कैन कॉल इट यूनिवर्सल रेसिपेंट। यस रेसिपेंट, रिसीवर, किसी से भी रिसीव कर सकता है। इन सच वे ओ ब्लड ग्रुप को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल डोनर। यस मैम। यस मैम। इसको यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं ए और बी वाले, लेकिन इसके अंदर एंटीजन नहीं है किसी भी टाइप के, कोई टाइप के एंटीजन नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी की बॉडी के अंदर डालेंगे, लेट सपोज ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर डाला, तो हम यहाँ पे कोई एंटीजन थोड़े ना डाल रहे हो ब्लड ग्रुप के साथ, कोई एंटीजन नहीं डाल रहे हम। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ए ब्लड ग्रुप को कोई हार्म नहीं करेगा, नहीं बी को करेगा, नहीं ए बी को करेगा, बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडीज, सॉरी इट हैज नो एंटीजन्स। उसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, तो सबको डोनेट कर सकता है। लेकिन ये ले क्यों नहीं सकता सबसे? क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसकी प्लाज्मा के अंदर, दोनों एंटीबॉडीज हैं। तो अगर आप ए वाला दोगे तब भी रिजेक्ट करेगा, बी वाला दोगे तब भी रिजेक्ट करेगा। डन? यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा केस समझाती हूँ। ये आरएच ग्रुपिंग वाला आपको पता है, जो आरएच ग्रुप होता है ना, ये आपका आरबीसी के सरफेस के ऊपर होता है। नियरली मैंने बताया मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के अंदर आरएच प्रोटीन पाया जाता है, 80% ऑफ ह्यूमंस के अंदर। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसके अंदर किया गया था? रीसस मंकी के अंदर किया गया था। और इसको शॉर्ट में आरएच लिखता है, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है उसको आरएच बोलते हैं, जिसके अंदर नहीं है उसको हम बोल देंगे आरएच नेगेटिव, मतलब एंटीजन उसके अंदर ये एब्सेंट है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब एक केस है ये, इस केस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। अब नाम देख के तो ऐसा लग रहा है ना मैम क्या है ये, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी हमको, लेकिन अभी समझ में आएगा। केस समझना। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मदर है, ठीक है, एंड वी हैव अ फादर, जिसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है ना, और अगर उसको अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता है, तो वो अपना ब्लड ग्रुप निकाल सकता है इजीली, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और फादर का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। तो कितने चांसेस हैं यहाँ पे कि आपका बच्चे किस किस टाइप के ब्लड ग्रुप के बन सकते हैं? कोई बता सकता है? ए ब्लड ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं? आई ए आई ए वो ब्लड ग्रुप बन सकता है। आई बी या फिर आई बी आई ओ, आई बी या फिर स्मॉल आई बी लिख देते हैं, इसको आई ओ लिखना चाहो लिख लो। देखो अब किस किस टाइप के ब्लड ग्रुप बनेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। आपका ब्लड ग्रुप ए बी बन सकता है, ए बी, बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, बी
कोई सा भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, ए बी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है और ए ब्लड ग्रुप भी बन जाएगा अगर हम इसको दूसरे वे में करेंगे शॉर्ट में। तो मतलब अगर किसी मदर और फादर का, आपके मदर का ए है, आपके फादर का बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। ओ आने के बहुत रेयर चांसेस होता है। अब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस कंडीशन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये क्या होता है। देखो सिंपल, मदर का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, फादर का है बी पॉजिटिव। तो मदर की जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, इस केस को ध्यान से समझना सब। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो उनका फीटस है, फीटस समझते हैं ना, मदर वॉम्ब के अंदर जब बेबी होता है तब उसको फीटस कहते हैं। तो फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो बन गया कैसा, बी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे RH एब्सेंट है और यहाँ पे RH प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मदर की बॉडी के अंदर RH एंटीजन आ गया है और मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी नहीं था। तो मदर की बॉडी इस RH एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगी ना, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। यस मैम। लेकिन ऐसा नहीं करती है वो। कब नहीं करेगी, सिर्फ फर्स्ट प्रेगनेंसी में। क्यों नहीं करेगी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि मदर और फीटस का जो ब्लड है वो मिक्स ही नहीं होता। यस मैम। ब्लड नेवर मिक्स, ब्लड अलग अलग रहता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सेपरेटेड रहता है, मिक्सअप नहीं होता। तो इसका मतलब जो मदर का फर्स्ट बेबी होगा वो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। यस मैम। लेकिन जब बेबी नॉर्मल हुआ, बेबी डिलीवरी के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, यस मैम। पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है ना, ब्लड मिक्स हो जाता है मदर का और फीटस का। ड्यूरिंग पार्चुरेशन ब्लड गेट मिक्स्ड। अब ब्लड तो मिक्स हो गया पार्चुरेशन के टाइम पे, तो इसका मतलब मदर की बॉडी के अंदर फीटस का ब्लड चला गया है और वहां से RH एंटीजन चला गया। तो इस केस में क्या हुआ, मदर की बॉडी ने क्या बनाने शुरू कर दिया, मदर बॉडी एंटीजन। start producing antibodies against RH एंटीजन। यस मैम। यस मैम। RH के अगेंस्ट उसकी बॉडी के अंदर आ गए क्या, एंटीबॉडीज आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी नॉर्मल हो गया और मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आ गए, वो मदर को कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे कहीं पे भी। अब क्या हुआ, अब हुई सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर बाय चांस फीटस फिर से बन गया बी पॉजिटिव, तो मदर की बॉडी में तो एंटीबॉडीज है RH के अगेंस्ट और फीटस RH बनने की कोशिश कर रहा है RH पॉजिटिव। क्या कभी भी एंटीबॉडीज इस फीटस को ग्रो करने देंगे, नो मैम। नहीं ग्रो करने देंगे। तो ये जो फीटस है ना, या तो उस फीटस को किल कर देंगे या फिर इसके अंदर ब्लड बनने ही नहीं देंगे, एनीमिया कंडीशन हो जाएगी इस बेबी को, या फिर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो क्या ये मदर कभी भी सेकेंड बेबी कंसीव नहीं कर सकती? मैम। वो एंटी-RH। हाँ वेरी गुड, कर सकती है। कब, अगर डॉक्टर ने ये चीज डायग्नोस कर लिया कि मदर RH नेगेटिव थी, उसका फीटस RH पॉजिटिव, तो 101% चांसेस है कि मदर की बॉडी में एंटी बॉडीज बन गए होंगे। तो पार्चुरेशन के टाइम पे जब फर्स्ट बेबी हुआ था उसी टाइम पे अगर डॉक्टर उसको क्या लगा दे, एंटी रोगाम का इंजेक्शन लगा दे, मतलब एंटीबॉडीज के अगेंस्ट इंजेक्शन लगा दे, उन एंटीबॉडीज को किल करा दे, तो फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी कैसा भी बन जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस मैम। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस। एरिथ्रो मतलब RBC, फिटिलिसिस मतलब फीटस। ये सिर्फ कब होगा, जब मदर RH नेगेटिव है
और बच्चा RH पॉजिटिव, सिर्फ तभी होगा ये। और हमको पता है डिलीवरी के टाइम पे ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बन जाता है मदर की बॉडी में अगेंस्ट RH एंटीजन। तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के बॉडी में जो RH एंटीबॉडीज है वो सेकंड चाइल्ड के RBC को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो बेबी है उसको एनीमिया, जॉन्डिस, इस टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। Are we all done with this topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, No, ma'am. ma'am. इसका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर और क्या है फीटस और मदर दोनों के प्रॉपर चेकअप्स कराती हैं। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मिसकैरेजेस के चांसेस होता है जो स्टार्टिंग के 3 मंथ में सबसे ज्यादा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस की वजह से ही होता है, अगर मदर RH नेगेटिव है। वैसे तो हमको पता है RH नेगेटिव इंडिविजुअल सिर्फ 20% होता है, इतने होते ही नहीं केस, है ना? Yes, ma'am. इसमें ये केस हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस हम समझ लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, हमको चोट लग गई है, तो हमारी बॉडी कैसे हमारे ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकेगी कि हमारी बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं हम ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए। आप देखते होंगे कहीं भी आपको छोटी सी चोट लगती है तो उसके ऊपर एकदम ना बिल्कुल ऐसे छोटा व्हाइटिश कलर का फ्लूइड निकलता है वहां पे, फिर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर सी बन जाती है जिसको बच्चे निकाल भी देते हैं, फिर वहां से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, करता है ना छोटे। इसमें Yes, ma'am. उसी को बोलता है आपका क्लॉट। और वो क्लॉट किसकी वजह से बनता है? वो क्लॉट छोटे वहां पे नेटवर्क्स बन जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फाइब्रिन। हमने देखा था हमारे प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच इज योर फाइब्रिनोजन। Hydrogen. अब ये जो आपका ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस है ना बेटा, ये एक कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड का मतलब होता है ये एक चेन रिएक्शन है, चेन में होने वाली रिएक्शन है ये। अब ये चेन में होने वाली रिएक्शन है, कैसे होगी? लेट सपोज आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कट लगा, ठीक है? तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कट लगेगा तो वहां पे क्या होगा, आपकी बॉडी, आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है क्या? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन भी एक इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Thrombin. थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और इस कन्वर्जन को कराएगा आपका एंजाइम जिसका नाम है Thrombokinase. थ्रोम्बोकाइनेज। तो इसका मतलब जैसे ही बॉडी में कट लगा सबसे पहले आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिव हुआ, वो एक्टिव होते ही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराया। जैसे ही थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजन पे वर्क किया, Yes, ma'am. और फाइब्रिनोजन को Fibrin. फाइब्रिन में कन्वर्ट करा दिया, और इसी फाइब्रिन ने आपका क्लोट बनवा दिया। हो गया आपका ब्लड क्लोटिंग। ऐसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट होता है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हमको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं सब इनएक्टिव, जैसे प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिनोजन सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, सिर्फ हमको एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट सिर्फ तभी होता है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है। यस बेटा बोलो। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है रेहाना, बताओ। ओके। अब ये कोएगुलेशन का इन्होंने आपको डायग्राम देके छोटा सा बताया हुआ है कि जैसे ही आपका यहाँ पे वेसल के अंदर इंजरी हुआ तो आपके ये जो आरबीसीज है, ये आरबीसीज जैसे बाहर फ्लोट करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन बन जाएगा, और फिर वही एग्रीगेशन से आपका क्या होगा, आपके सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोकाइनेज से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन एंड देन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, ये ऐसे करके पूरा का पूरा यहाँ पे स्कम बन जाएगा एक। Yes, ma'am. जो मैंने आपको एक इक्वेशंस लिख के बताया वही इक्वेशंस इन्होंने बताया हुआ है। इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू होते ही आपका जो प्लेटलेट्स है उनको सिग्नल चला जाएगा बॉडी के अंदर कुछ कट हुआ है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बिन में,
फिर फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन वर्क करेगा फाइब्रिन में, और फिर ये आपका फाइब्रिन मिलके क्या बना देगा, क्लोट बनवा देगा, और क्लोटिंग के अंदर एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज योर कैल्शियम आयन। कैल्शियम। कैल्शियम। याद रखना है बेटा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। आस्तिक म्यूट कर लो बेटा, आस्तिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? अब लिम्फ क्या होता है इसको आपको समझना है, ठीक है। देखो, लेट्स सपोज ये मेरा पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसीज है और प्लेटलेट्स है। इस आरबीसी के बाहर जितना ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, दिस इज योर इंटरस्टाइनल फ्लूइड, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिख लो इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो क्या होता है ना, आपके इन वेसल्स के से इनमें यहाँ पे ऐसे छोटे 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 होल्स होता है आपकी वेसल्स में। इनकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से आपकी ब्लड मतलब आपकी वेसल्स है, आपकी जो कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज के अंदर से बहुत छोटे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाते हैं निकल के ऐसे यहाँ से। अब आप खुद बताओ, हमारा आरबीसी में आरबीसी का साइज बहुत बड़ा है, डब्ल्यूबीसी का साइज बहुत बड़ा है, तो वो निकल के नहीं आ सकते ना। निकल के क्या आ सकता है सिर्फ आपका WBC आ सकती है ना। फ्लूइड। हाँ, डब्ल्यूबीसी आता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी सिर्फ तब आता है जब उसको फेगोसाइटोसिस कराना होता है। ओके। लाइक आपके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, तो उस फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए ये डब्ल्यूबीसी यहाँ से निकल के बाहर आएगा और उस पार्ट को किल कर जाएगा, खा जाएगा उसको, सेल ईटिंग कर लेगा उसका। यस मैम। ठीक है, फिर तो उसके यहाँ बाद पे वो वापस से आ जाता है अपनी प्लेस पे। उसका लाइफ स्पेन कितना है, सिर्फ 2 से 4 दिन का, तो वहीं पे डेथ हो जाती है, वापस नहीं आता वो। तो ये जो आपका छोटा सा ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना बाहर की साइड में, इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं आपका लिम्फ। अब ये लिम्फ को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज फ्लूइड है ये। लिम्फ का काम क्या होता है ना, लिम्फ का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। ये कैसे एक्सचेंज कराने में हेल्प करेंगे, जैसे लेट्स सपोज ये मेरी बॉडी की सेल है, ठीक है, इधर ये मेरे पास कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है ना, ये ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी और सेल के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं है। हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन यहाँ हो जाता है, तो उसके लिए कोई बीच में पाइपलाइन थोड़ी ना बनी हुई है। आपकी वेसल्स टिश्यू से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है कभी भी। क्या होता है, ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस डिफ्यूज करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती है, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, लिम्फ। यही लिम्फ आपके डायरेक्ट सेल्स तक क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आपने हॉर्मोन्स के बारे में जब आप पढ़ोगे चैप्टर के अंदर, आपने पढ़ा हॉर्मोन्स भी डायरेक्टली आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो लिम्फ के थ्रू ही होते हैं हमेशा। आपका जो फैट का एब्जॉर्प्शन है आपकी इंटेस्टाइन से, वो सब एब्जॉर्प्शन किसके अंदर हो जाता है, लिम्फ के अंदर हो जाता है। और फिर यही लिम्फ आपका सेल के पास, सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है लिम्फ, और यही फैट को एब्जॉर्ब करा देता है इसके सेल्स के थ्रू। यस। तो लिम्फ का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, लिम्फ का मेजर फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज कराना, किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में। क्योंकि ब्लड तक तो गैस आ गया है, अब ब्लड से सेल तक कैसे जाएगा, वो लिम्फ लेके जाएगा, कैरियर की तरह वर्क करेगा ये। एक हॉर्मोन्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ब्लड के थ्रू फ्लो करेगा, लेकिन लिम्फ उसको ऑर्गन के अंदर तक लेके जाने में हेल्प करेगा। आगे समझ। यस मैम।
यस मैम। इतना याद रखना है, Yes, इसके ऊपर कभी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज कराना है ब्लड और सेल्स के बीच में। इसको ही हम आपका टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हो क्या होता है? आपकी बॉडी के Yes, अंदर ma'am. ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड कैसे घूम रहा है। तो दो तरीके होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज्ड Closed सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? closed. क्लोज्ड। Closed. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वेरी गुड, हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड का मतलब ये है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो किसके थ्रू फ्लो करता है? हमारी या तो आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है या फिर वेन्स के थ्रू फ्लो करता है। आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, मतलब एक पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाइप्स के थ्रू फ्लो नहीं करता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट टिश्यूज के कांटेक्ट में होता है। कैसे? आप उसको इस डायग्राम में समझेंगे। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेट, जैसे चलो हम पहले क्लोज का समझ लेते हैं। क्लोज में आपने हार्ट के बारे में तो पढ़ा ही है, ठीक है। ये आपका हार्ट है, हार्ट में इधर आपका राइट हैंड साइड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आपका, ठीक है। ये आपकी देखो यहाँ पे बीच में आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है नेटवर्क, इस नेटवर्क को ही हम कैपिलरीज बोलते हैं। Yes, ma'am. तो आपका इधर से ब्लड गया और आपकी कैपिलरी से थ्रू होता हुआ वापस से फिर हार्ट में आया, मतलब वही इसके बीच में आपका लंग्स आ जाते हैं, टिश्यूज वगैरह, वो पूरा सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। तो क्या कहीं भी ये बाहर वाला जो एरिया है इसमें ब्लड आ रहा है? डायरेक्ट देखो, या तो हार्ट में जा रहा है या हार्ट से आपका वेसल्स के थ्रू जा रहा है। कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ये बाहर वाला एरिया ब्लड के। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे इधर से ब्लड निकला और ये बीच में कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ से डायरेक्ट आपकी ये लेट सपोज ये कोई ऑर्गन्स है तो इन ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड जाएगा। इधर से ब्लड आएगा, ये आपके ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका ब्लड चला गया। आया समझ में कैसे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरा का पूरा ब्लड देखो ऐसे क्लोज सर्कुलेशन में घूम रहा है। यहाँ पे ब्लड पूरे ओपन एरियाज में आ गया है। इन ओपन एरियाज को हम साइनसेस बोल देते हैं। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है फिर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, मॉलस्क, इन सब के अंदर पाया जाता है। फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं। फ्रॉग के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्रॉग इज अ कॉर्डेट। इंसेक्ट्स वगैरह में, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये सब में ओपन Fish सर्कुलेटरी में। सिस्टम। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ऑर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है और मोलस्का मोलस्क सेकंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट Second. फाइलम है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके एनालिड्स में और कॉर्डेट्स के अंदर, जिसके अंदर ब्लड जो होता है वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है और यहाँ पे ब्लड जो होता है वो ओपन स्पेसेस में आ जाता है। आर वी ऑल डन विद दिस पार्ट? Yes, ma'am. अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो हार्ट है वो कितने कितने चैम्बर्स का भी हो सकता है। हम लोग अपने वाला हार्ट तो पढ़ ही चुके थे कि वी हैव 4 चैम्बर हार्ट। Yes, ma'am. तो चैम्बर हार्ट होता है, 4 में से 2 एट्रियाज होते हैं और हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। फिशेस के पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। अगर हम बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनसे के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है जिसमें 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल्स है। अब रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है बट उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा सर्कुलेशन मिलेगा? सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा, एक ही बार ब्लड फ्लो करेगा। यहाँ पे 3 Yes, चैम्बर ma'am. है तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट सर्कुलेशन मिलेगा। और आपका हमारे बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ब्लड फ्लो करता है। ये आपको याद रखना है। अब फिशेस के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है, एम्फीबियन में कैसे करता है, क्रोकोडाइल में कैसे करता है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। यहाँ तक मेरे को बताओ, आप लोगों को कोई डाउट है क्या? No, ma'am. No, ma'am. मैम इनकम्प्लीट मतलब? नो क्या मैम। बेटा? इनकम्प्लीट मतलब?
इनकम्प्लीट सर्कुलेशन का मतलब होता है जहां पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों टाइप के ब्लड मिक्स अप हो जाते हैं। Okay, ma'am. सिंगल हार्ट, फिश का हार्ट है हार्ट ना? के अंदर एक ही टाइप का ब्लड आता है, सिंगल सर्कुलेशन में एक ही टाइप का ब्लड आता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ हार्ट में। कैसे आता है वो समझाऊंगी। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और डबल सर्कुलेशन में हमारे हार्ट में दो टाइप के ब्लड आते हैं, एक साइड डीऑक्सीजनेटेड एक साइड ऑक्सीजनेटेड, और वो कभी मिक्सअप नहीं होते। बताओ। डन मैम। डन ना सबका? यस मैम। अब मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक पोल है, ठीक है? उस पोल का आप मेरे को आंसर करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कोई अभी लीव नहीं करेगा क्लास। मैम। हेलो मैम, बच्चों को बोल देना कि कोई लीव ना करे, एक गूगल फॉर्म फिल कराना है बस। सर वो गूगल फॉर्म फाइनल एग्जाम्स के लिए कराना है क्या? मैम फाइनल एग्जाम्स वाला तो हम लोगों ने करा लिया था, बट एक गूगल फॉर्म से जो डीसीपी वाले स्टूडेंट से फिल कराना है, बेसिक डिटेल्स का कुछ फॉर्म है। ओके ओके ओके। सर यूके वाले? बच्चों एक ना आप नहीं लोग नहीं, उस फॉर्म को ना, उस फॉर्म वाले बच्चे फिल मत करना। अभी मैम कंटिन्यू कर लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे हम। श्योर। अच्छा, जितने भी यहाँ पे यूके वाले बच्चे हैं ना, वो एक बार मेरे को अपना आइडिया बता दो, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स कब है? फर्स्ट वीक ऑफ फेब, सेकंड वीक या थर्ड वीक? या अभी आपको प्रॉपर डेट शीट नहीं मिला है? अच्छा, आपको डेट शीट मिल गया है नहीं मिला है? पहले तो मुझे एक बार ये बता दो। मैम नहीं मिला है। मैम अभी नहीं अब तक मैम फरवरी मैम कब है बेटा? फरवरी 10 तारीख के बाद शायद। हाँ मैम। 10 फरवरी के बाद। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में तो किसी का नहीं होगा ना, आई थिंक। नो मैम। जितने भी उत्तराखंड वाले बच्चे हैं। मैम हमारे 5 फरवरी से है। मैम मेरे भी। मैम हमारे 10 फरवरी से। हमारे 8 फरवरी से। ओके। मैम मेरे हो